हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित परिहस और आज के इस सेशन में हम आपके साथ पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। आई एम श्योर आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बच्चों से फीडबैक मिली है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है और जैसे हम लोगों ने सजेस्ट किया था अपने आईएमएस के चैनल पे, वैसे ही आप लोगों ने प्रिपरेशन करा है और बहुत सारे बच्चों का बहुत 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 अच्छा पेपर हुआ है। लेकिन बच्चों की क्यूरियोसिटी थी कि सर इसका एक बार आंसर भी चेक करा दो। सो दैट इज द रीजन कि हम लोगों ने ये इनिशिएटिव करा। अभी थोड़ी देर पहले इकोनॉमिक्स का आपका सेशन हुआ है, उससे पहले जीटी का हुआ था और इसी सेशन के कंटिन्यूएशन में आज हम अकाउंट्स डोमेन के बारे में बात करने वाले हैं और इसके सारे क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे विद द लॉजिक एंड आंसर भी हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो मैं सब बच्चों का अपने इस सेशन पे बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल CUT बाय IMS। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट एनी डिले, राइट? सो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो 2025 में कैसे करना चाहिए हमें और कैसे प्रिपरेशन चलनी चाहिए वो भी बात करेंगे। लेकिन डायरेक्टली स्ट्रेट वे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चंस पे, ये जो क्वेश्चन है एनपीओ का क्वेश्चन है। एनपीओ के क्वेश्चन, एनपीओ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, दीज आर द थ्री थिंग्स जो आपने क्लास 12th में अपने नहीं करे थे। और एनपीओ के भी ठीक क्वेश्चंस आए हुए हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के भी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इन तीनों की प्रिपरेशन हमने लास्ट में अपने इस चैनल पे आप लोगों को कराया था। रीजन बिहाइंड दिस कि ये ऐसे टॉपिक्स थे जो हमारे लिए अनटच थे। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा होगा, उसका बहुत ज्यादा आपने फायदा जरूर उठाया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। Libraries run by a charitable trust are an example of partnership, not for profit making organization, companies, cooperatives. So the answer is yes. Second answer is correct, not for profit making organization. Second, the main source of revenue for not for profit making organization are sale of goods, sale of periodicals, subscription from members and sale of assets. These all are income. But the main income if you are talking about, so the answer is 3, that is subscription from members. Moving to the third question, इसमें आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। पहला है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व कैपिटल एंड करंट लायबिलिटीज। तो फटाफट इसको हम कर लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल का क्या हो जाएगा बच्चों? शेयर कैपिटल इज, इसका फॉर्म होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। आपने देखा होगा ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में दो कैटेगरीज आती हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप दिया हुआ है, तो ये इसका एक कैटेगरी हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस का बेस्ट एग्जांपल है सिंकिंग फंड रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस आपने जरूर पढ़ा होगा। तो रिजर्व कैपिटल है विल बी कॉल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। करंट लायबिलिटीज का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? कॉल्स एंड एडवांस। तो आप देखो कि ए का फोर्थ है, तो ये वाला जो ऑप्शन आपके पास होता है वो वाला आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो शेयर कैपिटल पहले का थर्ड हो गया, ए का थर्ड, बी का जो है वो फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ एंड रिजर्व कैपिटल का फर्स्ट और करंट लायबिलिटीज का सेकंड। तो ये जो भी ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर है आपका 4। ये ऑप्शन नंबर आपका 4 है और ये आपका राइट ऑप्शन है। Which of the following would affect the revaluation account at the time of reconstitution of partnership? बेटा बहुत सिंपल है, रिवैल्यूएशन का मतलब ही होता है रीवैल्यू करना। रीवैल्यू का करने का मतलब होता है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, री मींस अगेन एंड वैल्यू मींस वैल्यूएशन। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन, सो वैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज का होता है। एसेट्स का वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन हो सकता है और लायबिलिटीज का असेसमेंट हो सकता है, रीअसेसमेंट हो सकता है। सो बेसिकली ये समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द एसेट्स एंड लायबिलिटीज का आंसर होगा। तो पहला ही आपका ऑप्शन है इंक्रीज इन एसेट्स। यस, सो दिस इज द suitable answer for the question. Next one is identify the correct sequence to be followed while preparing a final accounts of a partnership firm. Okay, so सबसे पहला सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, तो यहां लिख लेते हैं सी। दूसरा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर होगा बी। तीसरा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन होगा, फिर ए, और लास्ट में क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा। तो जिसमें भी ये पॉइंट आ जाए सी बी ए डी, सो ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, सी बी ए डी इसमें मिल रहा है। तो आप सेकंड को ही अपना राइट चॉइस
बनाया होगा आपने। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग इज अ प्रैक्टिस टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स टू शो अ बेटर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन दैट द एक्चुअल वन, टू शो एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, टू अवॉइड टैक्स, टू रिड्यूस टैक्स। बेसिकली इसका जो बेटर पिक्चर के लिए होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन अपने बेनिफिट के लिए, जब आपका फायदा होगा तो उसका बेटर पिक्चर बनाने के लिए, अकाउंट्स का बेटर पिक्चर दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी में जब हमें लोन चाहिए तो हमारी कंपनी में बहुत प्रॉफिट है, हमारे को जब टैक्स बचाना है तो कंपनी में लॉस है, तो इस सब चीजों का। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें सब कुछ कवर अप होता है। नेक्स्ट वन इज, ये है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपने देखा बच्चों के मैच द फॉलोइंग, क्योंकि आपके एग्जाम में जब भी एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ऑड वन आउट आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको चूज करने का 4-5 वेराइटीज होते हैं क्वेश्चन में। तो अभी मैच द फॉलोइंग करा था, एक मैच द फॉलोइंग और आपके पास अभी आ गया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सैलरी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो जब भी सैलरी पार्टनर्स को मिलता है तो पार्टनर्स के किस साइड में आप दिखाते हो उसको? क्रेडिट साइड में दिखाते हो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्या करते हो आप? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट दिखाते हो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स को क्या करते हो? उसको डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट दिखाते हो। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या होता है? ये क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बहुत सिंपल सा है। ए का जो राइट ऑप्शन था वो आपने 4 बोला, पहला 4। बी का जो ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का, ये है आपका इसका 3rd। सी का जो ऑप्शन है आपके पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स का, इसका ऑप्शन है 2nd। इसका ऑप्शन है 2nd, इसका ऑप्शन 2nd है। और जो लास्ट डी ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है वो 1st है। तो ये जिसमें भी आपको ये मिल जाए ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3rd में है। तो 3rd इज द करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अफेक्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें क्या क्या अफेक्ट कर सकता है ये आपको देखना पड़ेगा। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमने बात करी थी पिछले वाले क्वेश्चंस में, तो इसमें क्या अफेक्ट कर सकता है वो आपको पता है कि एसेट्स का इंक्रीज होना, एसेट्स का डिक्रीज होना, लायबिलिटीज का इंक्रीज होना, लायबिलिटीज का डिक्रीज होना, ये इसको अफेक्ट करता है। तो पहला ऑप्शन हमने क्या कर सकते हैं? इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है जी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जब रिकॉर्ड करते हैं तो ये भी इंक्रीज हो जाता है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज इंक्रीजिंग इन योर एसेट्स। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो बेसिकली ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो सकता है जिसमें ए सी डी हो, वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। सो ये जो 3rd ऑप्शन है इसमें आपको ए सी डी तीनों मिल जाएगा जो आपके करेक्ट चॉइस हैं। तो बेसिकली आपका आंसर 3rd नंबर इसका करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट है, फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया आपके पास। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और बेसिक क्वेश्चन है। आपको टेंजिबल एसेट्स किस में हो जाएगा? ये इन्वेस्टिंग हो जाएगा। तो आप साथ के साथ आंसर लिख देते जाइए। फर्स्ट ए का 3rd। इश्यू ऑफ शेयर जो है इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स आपको पता है कि इन्वेस्टिंग किससे रिलेट होता है? इन्वेस्टिंग इज रिलेटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। व्हेन आई say fixed assets, it means tangible as well as the intangible assets. Financing is related with the internal and external source of finance. तो internal का मतलब है शेयर्स को इश्यू करना, एक्सटर्नल का मतलब है डिवेंचर लोन्स को लेना या लोन की रिपेमेंट करना, उससे रिलेटेड। तो इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मैंने ले लिया। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हो जाएगा। तो आप ऑप्शन भी साथ के साथ लिख दीजिएगा। ए का 3rd हो गया, बी का 4th हो गया, सी का 1st हो गया, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज का बेस्ट एग्जांपल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंडर में आता है। तो डी का 2nd हो गया। ये जिसमें मिले, जिसमें 3rd, ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1st एंड डी का 2nd हो, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट चॉइस। ये जो वाला ऑप्शन है 4th वाला, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट, which one of the following are correct in connection with the common size statement? First, expressed as a percentage on relevant form of operation. ठीक है जी। Horizontal analysis, vertical analysis,
एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज टोटल एसेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें इस बात से आपको एग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पूछा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट पूछा है। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है वो वर्टिकल एनालिसिस को फॉलो करता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को फॉलो करता है। तो बेसिकली वर्टिकल एनालिसिस इसका ऑप्शन हो सकता है। तो आप देखें जिसमें आपके पास ए सी डी ऑप्शन हो वो आपका करेक्ट चॉइस होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट चॉइस होने वाला है वो आपका ए सी डी होने वाला है। तो क्वेश्चन इसका जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें मुझे ए सी डी दिख रहा है, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट चॉइस है। कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Acquired machinery for 3.5 lakh by issuing a check। देखिए सबसे पहले जब आप मशीनरी अक्वायर करते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द फिक्स एसेट्स। तो जब भी आप मशीनरी अक्वायर करते हैं तो ये इन्वेस्टिंग का हो गया, लेकिन इसके बदले में जो आपने पेमेंट करा, जब भी आप परचेज करते हो, पेमेंट करते हो, सो दिस इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, दिस इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। तो एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस ये आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। सो यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया, क्योंकि हमने मशीनरी खरीदी इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। एंड सिंस द पेमेंट इज मेड बाय चेक, तो हमने जब पेमेंट करा तो बेसिकली ये हमारे लिए आउटफ्लो भी है। कोई भी पेमेंट करेंगे तो कैश मनी इज गोइंग आउट, तो ये हमारे लिए आउटफ्लो का मैटर है। तो इसका बेस्ट आंसर और एक ही आंसर आपका फर्स्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले देख लीजिए। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देखिए सबसे पहले आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, सबसे पहले आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, फिर आपका ए होना चाहिए, क्योंकि जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकाल लेते हैं उसके बाद आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं, फिर आप इन्वेस्टिंग करते हैं और फिर फाइनली आप फाइनेंसिंग करते हैं। तो डी ए सी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये डी ए सी बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट इसका चॉइस हो सकता है। Next one is the adjustment required for overvaluation of closing stock while calculating adjusted profit for calculating goodwill. Reduction for concern year profit, reduction from next year's profit, addition to the next year's profit and addition to the previous year's profit. देखिए इसका पहले फंडामेंटली कॉज समझ लीजिए एंड उस फंडामेंटल कॉज के बाद आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मैं इसका आपको फंडामेंटल रीजन बता देता हूं कि देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप सारे इनकम को रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां प्लेस करते हैं आप, यहां आपने प्लेस किया है। सो क्लोजिंग स्टॉक आपने यहां प्लेस करा है और हियर द टर्म इज मेंशन कि ओवर वैल्यूएशन हो गया है। मतलब सपोज की वैल्यू 10,000 रुपए है तो आपने कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दिखा दी है, हो सकता है कि 10,000 के बदले आपने 15,000 दिखा दी है। तो ये जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुआ है, फाइनली व्हाइल कंपेयरिंग, व्हाइल गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट, डोंट यू थिंक ये जो क्रेडिट साइड जब डेबिट साइड को कंपेयर करके यू विल कम टू नो अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी जितना ओवर वैल्यू, जिस वैल्यू से ओवर वैल्यूड हुआ है उस वैल्यू से आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा। इट रिजल्टेंट आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा उस अमाउंट से, राइट। सो ये कंडीशन है। तो इसका मतलब हमें करना क्या चाहिए, तो हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जितने अमाउंट से नेट प्रॉफिट को हमने बढ़ाया है उतने अमाउंट से हम करंट ईयर में उसके प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे इन ऑर्डर टू नलिफाई द मिस्टेक। और नेक्स्ट ईयर में इसके जो नेक्स्ट ईयर का वैल्यू होगा एडिशन टू द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, एडिशन टू द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट का लॉजिक क्या होता है समझिए। इस साल मैंने क्यों माइनस करा आपको समझ में आ गया, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज बीइंग फॉरवर्डेड टू द पीएनएल अकाउंट एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट भी उस अमाउंट से बढ़ गया है। सो बेसिकली दिस इज अ मैटर ऑफ मिस्टेक। तो इस मिस्टेक को नलिफाई करने के लिए हमें रिड्यूस करना पड़ा, नंबर वन। नंबर टू कि नेक्स्ट ईयर में आपका क्वेश्चन होगा सर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, तो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है डोंट यू थिंक नेक्स्ट ईयर का वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो नेक्स्ट ईयर का फिगर होगा वो हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो जिसमें भी ए एंड सी ऑप्शन है तो वो आपका करेक्ट चॉइस होगा, जो कि आपको सेकंड वाले में चॉइस में दिख रहा है। तो सेकंड ऑप्शन पे बिल्कुल लॉक लगा दिया जाए। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, number of shares applied for is more than the number of shares issued,
number of shares applied for is less than the number of shares, face value of the share is less than the issue price. तो number of shares applied for is equal to the number of the shares issued, बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है ओवर अप्लाइड, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है ओवर सब्सक्राइब, तो ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या, ओवर अप्लाइड, तो ज्यादा जो अप्लाई हुआ है, सपोज आपने 10,000 शेयर्स के लिए करा है और आपको 15,000 शेयर्स के ऊपर आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ये जो एडिशनली 5,000 मिल गया है देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। देखते हैं कौन सा चॉइस आता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, यस, सो दिस इज द राइट चॉइस। सेकंड ऑप्शन पे आपको ताला लगा देना चाहिए। Now 400 shares of 50 each issued at par were forfeited for non-payment of final call of rupees 10 per share. These shares were reissued at 45 per share as fully paid up. The amount is transferred to capital reserve. देखिए बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है। तो आप समझें कि आपके पास जो टोटल वैल्यू 50 रुपीज का है, जो फेस वैल्यू शेयर का 50 रुपीज है, इसमें कॉल्ड अप आपने पूरा कर लिया है, क्योंकि जब भी आप फोरफिट करते हैं तो कॉल्ड अप देखते हैं, तो कॉल्ड अप कितना है आपके पास 50 है। इसका मतलब है अनकॉल्ड अप वैल्यू कितना है, अनकॉल्ड अप वैल्यू इसका 0 है। तो कॉल्ड अप वैल्यू 50 में से हमने रिसीव कितना कर लिया है, तो बेसिकली ये बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने जो नहीं रिसीव करा है, नॉट रिसीव करा है, वो 10 रुपीज का फाइनल कॉल है। तो आउट ऑफ 50 हमने 10 नहीं रिसीव करा, इसका मतलब हमने रिसीव कितना करा है 40%। सो दिस इज द 40 रुपीज is the amount which is available for each share, right? अब आप देखें कि आपने जो रीइश्यू करा है वो कितने में करा है 45। अब आप सोचें कि 50 रुपीज, ये मैंने 4 फीट का बताया बच्चों, आपको मैं लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप, 4 फीट का मैंने बताया। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ये रीइश्यू का बताने वाला हूं। तो रीइश्यू में आप देखें कि रीइश्यू में आपके पास वैल्यू कितनी शेयर्स की है 50 की, इसके अगेंस्ट न्यू शेयर होल्डर से आपने जो रिसीव करा है वो कितना करा है बेटे, आपने रिसीव करा है 45 रुपीज। इसका मतलब है कि देयर इज अ शॉर्टेज, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 5 रुपीज, और जो डेफिशिएंसी 5 रुपीज की है वो हमारे अवेलेबल अमाउंट से जाएगा। मतलब ये जो 40 रुपीज की हमारे पास अवेलेबिलिटी थी एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, और ये जो डेफिशिएंसी 5 रुपीज का है, इसका मतलब है कि हमारे पास सरप्लस इस शेयर के ऊपर कितना है 35 रुपीज। आप खुद सोचो कि एक्स का आपने फोरफिट करा, तो एक्स का फोरफिट करने में 40 रुपीज की बेनिफिट आई एक शेयर के ऊपर, और आपने वाई को रीइश्यू कर दिया, तो वाई को रीइश्यू करने में 5 रुपए का शॉर्टेज आ गया, तो 40 रुपीज हमने अर्न किया, हमारे पास मिले, और 5 रुपए हमने वहां डेफिशिएंसी में लूज करा। सो अल्टीमेटली हमने एक यूनिट ऑफ शेयर, एक शेयर के ऊपर कितना गेन करा 35 रुपीज, और ऐसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास 400 हैं। सो 35 रुपीज इंटू 400 आप करें तो टोटल आपके पास 14,000 रुपीज का अमाउंट ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपको बिल्कुल करेक्ट बताता है। आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। फिर से शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर फोरफिटेड दिया हुआ है, कॉल्स इन एरिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, हम साथ के साथ ऑप्शन लिखते जाएंगे। तो शेयर कैपिटल क्या होगा, सो शेयर कैपिटल डेबिटेड विद अमाउंट नॉट रिसीव। तो नेक्स्ट है, तो ये देखो मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ, कॉल्स इन एरियर क्या है, डेबिटेड विद द अमाउंट नॉट रिसीव। शेयर फोरफिटेड क्या होता है कि क्रेडिटेड विद द अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो होता है वो बड़ा सिंपल सा, सिक्योरिटीज क्रेडिटेड विद द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, ठीक है। और शेयर कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप फोरफीचर प्रीमियम में करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं आप एंट्री पास करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर। शेयर फोरफीचर में बेसिकली जो अमाउंट आप रिसीव करते हैं उसको दिखाते हैं, कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट जो आप नहीं रिसीव करते हैं, जो शेयर होल्डर आपको नहीं पे करता है, उसको कॉल्स इन एरियर को आप नलिफाई करने के लिए, क्योंकि पहले आपने जब उससे पैसे मांगे थे उसने पैसे नहीं दिए तो आपके लिए वो लॉस था। सिंस यू आर गोइंग टू फोरफीट दो शेयर्स, सो दिस इज नो मोर लॉस फॉर द कंपनी। एंड वो जो लॉस था, क्योंकि आप उसके शेयर को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, उसके शेयर को हटा रहे हो, राइट, आप उसके शेयर को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द रेगुलर शेयर होल्डर ग्रुप। तो बेसिकली उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए कॉल्स इन एरियर को भी हमें क्रेडिट करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आ गया बेटा। अब इसमें देखिए हम साथ के साथ एक बार कर लेते हैं। फर्स्ट का जो ए है, इसका ए का आपके पास ऑप्शन आया है 4,
जो बी है इसका ऑप्शन आया है सेकंड, जो सी है इसका ऑप्शन आया है फर्स्ट, एक सेकेंड, ये आया है, ठीक है, सी का आया है फर्स्ट, एंड डी जो आया है, डी का अमाउंट आया है, इसका आया है थर्ड। सो बहुत सिंपल सा कंडीशन, आपके पास 4 सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड, ये जो भी है, जैसे फर्स्ट का मैंने 4 करा है, जो बी है इसका सेकेंड करा है, थर्ड का फर्स्ट करा है, एंड फोर्थ का थर्ड करा है, तो ये आपका जो भी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो 4 थर्ड सेकेंड फर्स्ट, यस, मुझे सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगता है और इस पे आप लॉक कर दें। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिवेंचर्स: पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, क्रिएशन ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन बिकम्स ड्यू। आपको याद होगा बच्चों, आप हमारे सेशन को जरूर आपने पहले बहुत देखा है, तो मैंने एक आपको बताया था, एक इसमें बताया था कि इसको लर्न करने का तरीका क्या है, इट इज आर जी। ये मैंने आपको लॉजिक बताया हुआ था कि जब भी इसका प्रोसेस जो होता है वो इस तरह का प्रोसेस होता है कि इट इज आरजी करके इसको आपको करने की जरूरत होती है। आरजी का मतलब बड़ा सिंपल सा अच्छा सा इसका लॉजिक है। आप ये समझें कि आई का मतलब क्या कहते हैं हम, आई का मतलब है इशू जो डिवेंचर करते हैं, टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर टू डीआरआर या डीआरआर को क्रिएट करना। नेक्स्ट आई का मतलब क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, आई का मतलब क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट आप डीआरआई के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर एस का मतलब क्या होता है, जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो वाला हो गया, ठीक है। एंड आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब है रिडम्पशन करना, रिडीम करना। तो रिडीम में आपको पता है पहली ड्यू की एंट्री होती है एंड फिर फाइनली पेमेंट की होती है। एंड जी का मतलब है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करना, जो लास्ट में हमने डीआरआर बनाया है, ये जो डीआरआर बनाया है इसके वैल्यू को ट्रांसफर कर देना जनरल रिजर्व में। तो ये इसका ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर आपको हमने अपने सेशन के दौरान बताया था। तो अरेंज द, पहले आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहला क्या है, इशू और डिवेंचर, तो पहला आपका सी होना चाहिए, दूसरा आपका बी होना चाहिए, ठीक है, तीसरा डी होना चाहिए और चौथा ए होना चाहिए। बिल्कुल आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, सी बी डी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ अ डिले occurs beyond 8 days in the refunding the subscription amount, failing to gather the minimum subscription from the date of closure the subscription list, the company shall be liable for interest at the rate of 12%. ये कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा ये 12% का, इसकी the company is liable to pay 12%. A company can accept calls in advance if authorized by the shareholder? No. Board of directors? No. Articles of association? Yes. The right option is third, articles of association. Next है, AB and ABC are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. C died on 1st July 2023. On this date, final accounts were prepared to ascertain profit for the period. It resulted in a profit of 1,75,000 to the firm. To give effect to the above, profit and loss account will be debited, profit and loss appropriation account will be debited, profit and loss account will be credited, profit and loss appropriation account will be credited. तो आप समझे कि ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। और प्रॉफिट जो जब भी पार्टनर्स को मिलता है तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करता है। एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें दो लॉजिक होते हैं, एक ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, ठीक है, और उस कंडीशन में डेथ हो गई है और रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि दो एंट्रीज आपने पढ़ी होगी, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, और ड्यूरिंग द ईयर हैज नॉट येट कंप्लीटेड, सो द एंट्री शुड बी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसी में ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है और रेशियो पार्टनरशिप का चेंज हो गया, तो फिर उस कंडीशन में जैसे गुडविल के लिए करते हैं आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर लेंगे। सपोज ईयर कंप्लीट हो गया है तो प्रॉफिट तो हमें पता है, तो उस कंडीशन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको करने की जरूरत है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वुड बी द राइट चॉइस। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका
क्रेडिट होगा। On that date of admission of a partner, there was a balance of 45,000 in the account of machinery. It was found undervalued by 10%. Undervalued by 10%. The value of the machinery will be. देखिए इसका एक लॉजिक होता है, एक फॉर्मूला है, लॉजिक या फॉर्मूला है कि 45,000 का आपने दिखाया है और अंडरवैल्यूड कितने से है, 10% से है। तो in order to get the original price, in order to calculate the original price of the machinery, the formula would be book value into 100 upon 100 minus R. R refers to the rate. R refers to the rate. क्योंकि आपने अंडर वैल्यू बाय 10% कर दिया, इसका मतलब 100 में से 10% कम, आपने उसकी वैल्यूएशन कितने पे लगाई, 90% पे लगाई। सो दैट इज द रीजन 100 माइनस रेट करते हैं। यही ओवर वैल्यूएशन का होगा तो 100 प्लस रेट करेंगे आप, राइट। सो यहां आप देखें कि आपके पास बुक वैल्यू 45,000 का दिया हुआ है एंड इनटू 100 अपॉन 100 माइनस 10। सो इसको आप कैलकुलेट करें तो 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 90, सो इट शुड बी हाउ मच, इट शुड बी 50,000। तो इनकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू 50,000 की होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सेकंड पे ताला लगा दिया जाए। नेक्स्ट, dividend received is the operating activities, financing activities, investing activities, cash and cash equivalent. Of course investing activities, ये ऑप्शन नंबर 3 है। डिविडेंड आप किस पे रिसीव करते हैं, शेयर्स पे करते हैं। तो जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है देन ओनली यू रिसीव द डिविडेंड ऑन इट। सो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की अर्निंग है, तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। A partnership can have a maximum 50 partner. The limit has been set by the Indian Partnership Act 1932, State Government Act और Indian Contract Act 1872 और Central Gov। तो Indian Partnership Act 1932. If there is a no claim against workmen compensation reserve, it is admission of a partner. Fill in the blanks with the correct answer. So if there is a no claim against workmen compensation reserve, so it should be distributed between the partners. Why? First of all, the name should be clarify the thing. Workmen compensation reserve. It means it is first of all, अब इसको उल्टे तरीके से देखिए, उल्टा जाएंगे हम। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में हम उल्टा जाएंगे। तो इट इज अ रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है, इट इज अ रिजर्व विच इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का रिजर्व एक पार्ट है टू कंपनसेट द एम्प्लॉय अप टू एन एक्सटेंट इट वाज क्रिएटेड। तो अल्टीमेटली आप समझें कि प्रॉफिट जो फर्म का होता है इट बिलोंग्स टू द पार्टनर। एंड वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब यह है कि आपने अपने एम्प्लॉय के कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए, कंपनसेशन के लिए आपने एक रिजर्व प्रॉफिट से अलग साइड में करके रखा हुआ है। लेकिन सपोज किसी भी ईयर में उसकी कोई यूज ना हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो, जो कि हम सब चाहते हैं, सब सारे कंपनी वाले भी यही चाहते हैं और हम भी एज अ ट्रू सिटीजन हम चाहते हैं कि किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो। तो बेसिकली ये जो रिजर्व है ये रिजर्व आइडल रिजर्व हो जाता है। इसको हम बोलते हैं नो क्लेम, सो इट बिकम्स एन आइडल रिजर्व। Since this reserve is created out of the profit and profit belongs to the partner, so that is the logic why it is being distributed between the partners in their old profit and loss ratio when there is a no claim on it. देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। Debited to the old partners capital account, credited to all partners capital account, credited to old partners capital account. So option number 3 बिल्कुल करेक्ट है, credited to old partners capital account, क्योंकि ये एडमिशन का क्वेश्चन है, न्यू पार्टनर का तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ऑल नहीं लिया, इसमें ओल्ड पार्टनर्स इज द राइट चॉइस। Kavita and Lalita are partners sharing profit in the ratio of 2:1. They decided to admit Mohan for 1/4 share in the future profit with a guaranteed amount of 25,000. Both Kavita and Lalita undertake to meet the liability arising due to the guaranteed amount to Mohan in their respective profit sharing ratio. The firm earned a profit of 76,000 for the year. The deficiency borne by Kavita is, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखें कि ये जो 76,000 है इसको हम किस रेशियो में बांट लेंगे, तो 2:1 के रेशियो में हम बांटे। तो सबसे पहले 76,000 को हमने जब इसमें बांटा तो 76,000 का सबसे पहले 1/4 हमने कविता को दे दिया। तो 76,000 का 1/4 वुड भी कविता का जो शेयर हो गया वो 19,000 का हो गया, ठीक है। और अब आप देखिए कि कविता का एक्चुअल शेयर 19,000 का है लेकिन गारंटीड अमाउंट कितना है, 25,000 का। तो जब भी आप डेफिशिएंसी निकालेंगे सो द फॉर्मूला वुड बी गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट
माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये होता है प्रॉफिट के टाइम में डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने का। तो गारंटीड अमाउंट ऑफ कविता इज वाज 25,000 and actual share of profit is only 19,000. So yes, there is a deficiency of 6,000. Now this deficiency has to be borne by Kavita and Lalita in the ratio of 2:1. It means 2/3 of the deficiency has to be borne by Kavita and 1/3 of the deficiency has to be borne by Lalita. So यहाँ हमसे पूछा क्या गया, कविता का कितना होगा, तो 6,000 का सिंपली 2/3 कर लेंगे। सो कविता का शेयर जो आ जाएगा वो कितना आना चाहिए, 4,000 आना चाहिए। सो 4,000, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ये बिल्कुल ही करेक्ट चॉइस आपका होने वाला है, राइट। नेक्स्ट, अंशु एंड नीतू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. They admitted Jyoti as a partner for 3/10 share, which she acquired 2/10 from Anshu and 1/10 from Neetu. Calculate the new profit sharing ratio of the Anshu, Neetu and Jyoti. So सबसे पहले देखिए 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। ज्योति एज अ पार्टनर 3/10 शेयर के लिए आ रही है, which she acquires 2/10 from Anshu and 1/10 from इसमें। देखो जब भी फ्रॉम हो तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो अंशु का जो शेयर होगा वो कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस 2/10, ठीक है। और इसका लॉजिक आप लोगों को पता ही है, लॉजिक हमने काफी बार बात की हुई है कि ये सॉन्ग से निकल जाता है। सॉन्ग का मतलब क्या है, सैक्रिफाइसिंग। इसका मतलब फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो देखिए इसी से 3 फॉर्मूले निकल जाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू हो गया। अब सपोज मुझे न्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। तो इस कंडीशन में मुझे न्यू रेशियो निकालना है, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। तो यहां अंशु का जो ओल्ड रेशियो है वो 3/5 है और अंशु ने 2/10 कॉन्ट्रीब्यूट करा है, तो इसका शेयर बहुत इजीली निकल जाएगा। 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4/10 ए का न्यू शेयर हो गया। बी की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2/5 और ये 2/10 सॉरी 1/10 दूसरे पार्टनर से ले रहा है, तो हमें 1/10 यहां से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1, सो दैट इज 3/10। एंड जो तीसरा पार्टनर है अंशु को मैंने ए ले लिया है और नीतू गलती से मैंने बी ले लिया, यहाँ नीतू होगा तो एन ले लेते हैं। और ज्योति का जो शेयर है वो आपको पता ही है, ज्योति 3/10 के लिए आ रही है। सो आपका जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3:3, जो मुझे ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका करेक्ट चॉइस रहने वाला है। अब ये देखते हैं, ये मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2 में है। सो इसमें बोला है इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मेड, बोला है नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। सो एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, इसके लिए फॉर्मूला एक आपको शायद याद हो, इसका एक फॉर्मूला हम होता है और ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। जैसे इसको लर्न करने का तरीका है, एक BMW कार है तो यहां हमने BME बना लिया, राइट। और n/2 इज कॉमन इन ऑल केसेस, राइट। सो असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो -1 0 को लिखते नहीं है और +1, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। बिगिनिंग के लिए n+1/2, मिडिल के लिए n/2, एंड के लिए n-1/2। तो जैसे पहला पूछा एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, सो एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर का मतलब ये होता है कि ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 12 और -6 डिवाइड बाय 2, सो इसका मतलब 3 मंथ्स हो जाएगा। तो ए का जो ऑप्शन है वो 4th हो गया, ए का जो ऑप्शन है 4th हो गया। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए 12 और 1 क्वार्टर को जो मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, सो देयर आर 4 क्वार्टर्स, लेकिन 1 क्वार्टर्स इफ कन्वर्टेड इनटू मंथ्स सो दैट वुड बी 3, सो 12 + 3 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 7.5, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd। सो बी का ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, सो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की हम बात करें तो सिमिलरली 12 + 1/2 करेंगे। इसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस क्या था, ये मंथली ड्राइंग से क्वार्टरली, इसलिए क्वार्टरली को हमने 3 लिया था। सो ये हो जाएगा 6.5 मंथ्स हो जाएगा। सो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की हम बात करें तो ये सेकेंड ऑप्शन है, सी का सेकेंड ऑप्शन रहने वाला है। और एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर के लिए आपको ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका रहने वाला है, तो डी का जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन है। तो आप देखें कि जहां भी आपको 4 मिल जाए, ए के लिए, बी के लिए 3rd मिल जाए, सी के लिए 2nd मिल जाए, 1st मिल जाए, तो ये ऑप्शन मुझे 4th वाले में बिल्कुल करेक्ट दिखता है। सो आपका इसका जो आंसर होने वाला है 4 ऑप्शन पे ताला लगा दिया जाए। नेक्स्ट, द जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश and one of the old partners gains
तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए दो कंडीशंस हो सकते हैं। सबसे पहले आप बात करें, दो कंडीशन हो सकते हैं। जब भी कोई पार्टनर लेके आता है तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश होल्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंड सेकंड एंट्री आप पास करने वाले हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें यह बोला है कि एक पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है वो गेन भी कर रहा है, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सो इफ यू कुड कंबाइन, तो आपका कायदे से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना चाहिए और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना चाहिए। देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिट, हाँ जी ये ठीक है जी। प्रीमियम फॉर गुडविल इज डेबिटेड, नहीं जी ये नहीं होगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, हाँ जी ये होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, नहीं जी ये नहीं होगा। सो इसका मतलब जहां भी आपको ए एंड सी मिल जाए, ठीक है, और अच्छा ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये भी होगा, सॉरी ये भी होगा, क्योंकि अभी हमने बात करी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सो इसमें आपके पास ये दोनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को भी डेबिट किया था मैंने टू सैक्रिफाइसिंग, और गेनिंग को भी डेबिट किया था और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट किया था। तो इसको कंबाइन जब करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो यहां आपको फर्स्ट ये दोनों मिल जाते हैं और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट मिलता है। इसका मतलब ए बी सी जो ऑप्शन है वो जहां मिले आपको वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ए बी सी। सो ए बी सी मुझे फोर्थ वाले में मिल रहा है, तो ये इसका जो आंसर होगा फोर्थ होगा। आंसर मैंने बता दिया, इसका ए बी सी होगा, डी इज नॉट द करेक्ट चॉइस, तो ए बी सी इज द राइट चॉइस, राइट। नाउ अब देखें, while preparing cash flow statement, purchase of goodwill is treated as, आपको पता है गुडविल जो होता है ये क्या है, गुडविल, गुडविल आपके लिए बेसिकली एक एसेट्स है। और जब भी मैं एसेट्स की बात करता हूं तो यस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है इसका राइट चॉइस होगा। गुडविल परचेज करेंगे तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगा, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। देखिए ये जो दो तीन क्वेश्चन लगातार हैं, 33, 34, 35, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर डेटा, रिपोर्ट, लेजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, मेंटेनिंग ऑफ सेल्स रिसीवेबल, सेल्स लेजर एंड रिसीवेबल। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, 34 का फर्स्ट। द कॉमन फील्ड्स यूज्ड इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, ये थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, टेबल्स आर कॉल्ड, ये इसका आंसर की फील्ड्स होगा। सो की फील्ड्स इज द राइट ऑप्शन। तो 33, 34, 35 ये आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का था। नेक्स्ट है 36 नंबर, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ ऑफ अ कंपनी। तो लाइफ ऑफ द कंपनी में करेंट सीक्वेंस क्या हो सकता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो सकता है, इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, फ्लोटेशन हो सकता है, यस। सो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है दिस इज द करेक्ट चॉइस, ए बी सी डी। नेक्स्ट मूव करते हैं 38 पे, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको पता है ये पहला ऑथराइज्ड होता है, फिर इश्यूड होता है, फिर सब्सक्राइब्ड होता है, फिर कॉल्ड अप होता है और फिर पेड अप होता है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए। तो ऑथराइज का ऑप्शन सी दिया हुआ है, वो मैंने ले लिया। फिर इशूड होना चाहिए, इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है। फिर उसके बाद ऑथराइज इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है। फिर कॉल्ड अप कैपिटल होना चाहिए, इसका ऑप्शन ए दिया हुआ, ई दिया हुआ है सॉरी, और पेड अप कैपिटल का डी दिया। तो सी बी ए डी, सी बी ए डी ये आपको थर्ड नंबर में मिलेगा। द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग अमाउंट बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है जी बिल्कुल। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, बिल्कुल ठीक है। हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, बिल्कुल ठीक है। हिज ड्रॉइंग्स टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है जी, ये डिडक्ट होता है लेकिन होता है। एन अमाउंट टू पे टू हिज एग्जीक्यूटर। सो इसमें ए बी सी डी ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास सेकंड नंबर, ए बी सी डी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। इसमें क्या क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, अब आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए। पहला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर है इनकम टैक्स पेड, फिर है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
एंड नेक्स्ट लास्ट है गुडविल एमोटाइज्ड। तो आप ये बहुत अच्छे से समझिए कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सबसे पहला होना चाहिए इनकम टैक्स को पे कर देंगे आप। तो इनकम टैक्स को पे कर दिया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, गुडविल को आपने ऐड कर दिया है, ठीक है, गुडविल एमोटाइज कर दिया आपने, राइट। और गुडविल एमोटाइज करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी आपको नेट कैश, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं दिया हुआ है, तो इनका अच्छा इनकम टैक्स पेड बाद में सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है जी। तो अब इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं। इनकम टैक्स मैं इसको प्रोवाइडेड मान रहा था, लेकिन पेड दिया, तो पेड आपको पता है लास्ट में होता है। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको ई ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि कैश जो आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है उससे पहले तक आपने सारा वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। तो ये ई आ गया, फिर आपके पास बी आ गया, फिर आपके पास डी आ गया, एंड डी के बाद आपके पास सी आ गया। ए मैं कहीं भूल चुका हूं, तो एक ई के बाद गुडविल एमोटाइज हो गया, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया, ठीक है जी। उसके बाद बी आ गया, और सो ई बी डी सी, ई बी ई ए बी सी डी जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला जो है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व द कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें बड़ा सिंपल सा वही क्वेश्चन जो हमने अभी किया, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, ऑप्शंस का थर्ड था। अब देखिए इसमें बहुत सिंपल सा है, कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल तरीके से भी किया जा सकता है, कुछ क्वेश्चंस के लिए जरूरत नहीं है कि आपको इसकी कैलकुलेशन है। जैसे ये क्वेश्चन, ये बेस्ट एग्जांपल है, इसमें कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत भी नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूं ये समझिए। आपके पास बोला है रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन है, एंड उसके साथ साथ 41, 42, 43, 44, 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझें कि कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका ऑप्शन डायरेक्टली आप ए मार्क कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप एक्टिविटी रेशियो का निकालते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, ये टाइम्स में निकलता है। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि टाइम्स मेंशन नहीं है, यहां भी ये भी ऑप्शन नहीं है, परसेंटेज में नहीं निकलता, तो किस में निकलेगा? टाइम्स में निकलेगा। तो ये 8.18 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका भी बहुत सिंपल सा आपको पता ही है, 365 डेज अपॉन 365 डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना निकला है? 8.18। तो आप क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, 42 को निकालने के लिए 365 डेज डिवाइड बाय 8.18 कर देंगे, 365 डेज अपॉन 8.18 कर देंगे। तो बेसिकली ये 45 डेज जो होगा वो इसका आंसर होगा। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसमें देखिए दो कंडीशंस है। ट्रेड पेबल हमारे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेबल्स। तो नेट क्रेडिट परचेज हमारे पास 420 का दिया हुआ है, और एवरेज अकाउंट पेबल में हमारे पास बिल्स पेबल है और क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है, तो इनको सम अप करना है, ठीक है। तो 29.6 इस अमाउंट से नहीं निकलेगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2.96 टाइम्स होना चाहिए। और इसमें भी दिया हुआ है कैलकुलेट एवरेज पेमेंट पीरियड। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगता है, 365 डेज अपॉन 365 डेज अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना निकला है आपका? 2.96 निकला है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 3 से भी डिवाइड करें तो ये आपका 123 डेज का जो आंसर है ये करेक्ट आपका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आर कैटेगराइज्ड एज। तो आपको अभी बताया इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये एक्टिविटी रेशियो के बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं। तो यहां आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में, पहले ऑप्शन में लिक्विडिटी रेशियो दिया हुआ है, नहीं है जो कि जवाब। सेकंड में सॉल्वेंसी है, वो भी आंसर करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिविटी रेशियो। तो यस, ये एक्टिविटी रेशियो का बेस्ट एग्जांपल ये दोनों होते हैं। देखिए अब ये फिर से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। GKB were partners in a firm from last 10 years sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। तो जो मेन चीज है वो आपको इसमें कर लेना चाहिए। Post COVID their profit was affected badly on 31st March 2023। They all decided to dissolve the firm due to continuous losses. Their capital balances were rupees 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively, main balance.
Firm had a liabilities of 80,000, cash balance 40,000, sundry assets 8.5 lakh and P&L accounts considered the rest. Asset realized. तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? सबसे पहले तो बेसिक आंसर ले लेते हैं, उसके बाद कुछ चीज बनानी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूं. तो व्हाट इज द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉलोड बाय JKNB? तो ये डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट इसको बोलेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन है. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. बैलेंस शीट में आपका लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट्स है. लायबिलिटीज में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे फर्म का जो लायबिलिटीज है वो 80,000 दिया हुआ है. फर्म के पास जो कैपिटल है वो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख का दिया हुआ है. इसके बाद जो एसेट्स है फर्म का, वो उसमें आपके पास 8.5 लाख का एसेट दिया हुआ है. ठीक है. और आपके पास कैश बैलेंस कितना है? 40,000 का. इसका टोटल कितना हो गया? इसका टोटल हो गया एसेट साइड का 8.9 लाख, 8,90,000. और इस साइड का टोटल कितना हो गया? 4 + 3 + 2, 4, 3, 7, 2, 9. इसका हो गया 9,80,000. सो आप देखिए कि 9,80,000 लायबिलिटीज का है और एसेट्स का कितना है? 890. इसका मतलब इस साइड का जो डिफरेंस है, ये उन्होंने बोल दिया है कि जो डिफरेंस होगा वो P&L अकाउंट का बैलेंस होगा. यहां बोला इन्होंने एंड P&L अकाउंट कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट. इसका मतलब ये जो डिफरेंस 90,000 का आ रहा है, ये P&L अकाउंट का बैलेंस है. और P&L अकाउंट डेबिट साइड मतलब एसेट साइड में होने का मतलब है ये P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब है कि ये P&L अकाउंट फर्म की लॉस का पार्ट है. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा. डिटरमाइन द गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन. तो ये आप इजीली निकाल लेंगे, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है. ये एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं तो आपको पता है कि एक सिंपल सा ट्रिक होता है. सारे एसेट्स को डेबिट साइड में क्लोज कर देते हैं, क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं. तो आपके पास 8.5 लाख का एसेट्स है जो आपने क्लोज कर दिया. लायबिलिटीज आपके पास 80,000 की है जिसको आपने यहाँ क्लोज कर लिया. ठीक है. अब इसमें इन्होंने बोला है कि ठीक है, एसेट रियलाइज 80% ऑफ इट्स वैल्यू. सो 8.5 लाख का जो 80% है वो निकाल लीजिए. सो बहुत सिंपल है. 8.5 लाख का 20% वुड बी हाउ मच? 1,70,000. तो इसका मतलब ये है कि इसमें से हम 170 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 80% की वैल्यू आ जाएगी. तो बाय बैंक अकाउंट करके 8.5 लाख और 20% हमें कम मिल रहा है. इसका मतलब है कि 6,80,000 हमें मिल रहा होगा. राइट. उसके बाद नेक्स्ट बोला इन्होंने कि देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑफ 50,000 व्हिच वाज सेटल्ड एट ₹40,000. तो आपको जो बैंक करके जो पेमेंट करनी है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की, वो आपको 40,000 की पेमेंट करनी है. और इस लायबिलिटीज के बारे में बोला है कि इन्होंने पूरा देना है, तो ये 80,000 भी आपको पेमेंट करनी है. तो ये हो गया. और तो कुछ नहीं दिया हुआ है हमारे पास, कोई एक्सपेंसेस वगैरह नहीं दिए हुए हैं, नहीं दिए. ठीक है. तो बस ये देख लीजिए कि इस साइड का टोटल कितना हो गया? 8.5 लाख और प्लस 120. सो इसका मतलब है कि इस साइड का टोटल ज्यादा है, 9,70,000 का टोटल है. और इसका जब देखेंगे तो 680 + 80 का वैल्यू हम कर लें तो ये आ जाएगा आपका 960 आ गया. ठीक है. सो इसका मतलब है, और तो हमने कुछ मिस नहीं करा है. देयर कैपिटल बैलेंसेस ठीक है हमने लिख दिया, कैश बैलेंस लिख दिया, सन्ड्री एसेट्स हमने लिख लिया है, और P&L अकाउंट का बैलेंस नहीं लिखना होता है. एसेट्स हमने रियलाइज कर दिया है. सो 850 का 170, तो ये हो गया 850 - 170, ये 680 आ गया. ठीक है जी. लायबिलिटीज हमने फुल पे कर दिया. और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज 50,000 की है जो हमने 40,000 में सेटल कर दी. ये भी ठीक है. अच्छा, एक मिस कर रहे थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये नहीं देखा था हमने, तो 30,000 हमें यहां भी ऐड कर देना है. तो अब जो ये बैलेंस है ये बढ़ के कितना हो गया आपका? ये 10 लाख रुपीज का हो गया है. और इसका टोटल कितना है? 760 का है. इसका मतलब है डेबिट साइड इज एक्सीडिंग क्रेडिट साइड बाय 2,40,000. तो यही आपका रियलाइजेशन का लॉस है. तो 2,40,000 का जो लॉस है, ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है. नेक्स्ट है एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इन केस स्टडी विल बी. अब आप देखें कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो कौन पे कर रहा है. आप ये लास्ट लाइन को थोड़ा फोकस करें. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹30,000 बीइंग पेड बाय जी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. सो 4-5 कंडीशंस होते हैं, और इसमें से एक कंडीशन है ये कि व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर. सो बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर में एंट्री क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जी's कैपिटल अकाउंट. यस, ऑप्शन नंबर सेकंड 49 का सेकंड ऑप्शन वेरी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म विल बी बॉर्न बाय द पार्टनर इन द रेशियो. तो देखिए एग्जिस्टिंग रेशियो हमारे पास कितना दिया? 5:3:2 का दिया हुआ है. तो प्रॉफिट भी इसी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जैसे रियलाइजेशन का लॉस आया 2,40,000 का, उसको भी आपको
इसी रेशियो में डिसाइड करना पड़ता है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है, जहां 5:3:2 का है। बच्चों ये इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें हो सकता है बहुत बड़ा पैरा भी आपको दिया हो सकता है, लेकिन अकाउंट्स में आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स की वैल्यूज वाले टर्म दिए हुए हैं, जो भी रेलेवेंट टर्म दिए हैं, उस रेलेवेंट टर्म को आप अपने लिए अंडरलाइन कर लें, उसी रेलेवेंट टर्म से आप आंसर इसके निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल था। और पेपर बच्चों का बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत बच्चे बहुत इंकरेज फील कर रहे थे, और हमारे सेशन से बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जो आईएमएस ने सेशन कंडक्ट करे हैं, जीटी के सेशन हो, इकोनॉमिक्स के सेशन हो, मैथ्स के सेशन हो, अकाउंट्स के सेशन हो, तो उन्होंने बच्चों ने इसका बहुत ज्यादा जो है वो बच्चों ने इसको लाइक किया है, और हम आपकी सर्विसेज में कंटिन्यूस वैसे ही बने रहेंगे। और बिल्कुल ही ठीक है, आईएमएस है तो सही है। बच्चों बहुत जल्दी फिर से नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।